हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। इससे पहले राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र हम पढ़ चुके थे। राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की बात करें, अभिजन संस्कृति और जन साधारण संस्कृति दो प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं और ये सवाल बोर्ड में पूछा गया था। सीधा सिंपल सवाल आया था, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कितने हैं, नाम लिखें। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। पहला अभिजन संस्कृति और दूसरा जनसाधारण संस्कृति। इसके बाद आमड़ ने राजनीतिक संस्कृति के चार प्रकार बताए हैं। यदि सिंपल सवाल आए राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार, तो दो प्रकार, अभिजन संस्कृति और जनसाधारण की संस्कृति। सवाल आए आमड़ ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए, तो ये कितने प्रकार बताए हैं? चार प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। पहला प्रकार है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। इसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है, ये इस बिंदु में बताया गया है। यहाँ की पहली विशेषता है सामंजस्यकारी। सामंजस्यकारी को हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है कि ये समाज के बहुत सारे वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सामंजस्यकारी कहते हैं। उदारवादी, यदि हम उदारवादी की बात करें तो ये नियमों में छूट देते हैं। नियमों में छूट देना क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है, शीतलता कहलाता है। रिलैक्सेशन यहाँ पर आसानी से मिल जाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स पे ये जोर देते हैं। महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें जर्मनी है, फ्रांस है अपने, और यहाँ पर उप संस्कृति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उप संस्कृति। और ये महाद्वीपीय यूरोपीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है? जर्मनी में है, फ्रांस में है। एक सवाल आपको ये भी याद रखना है, यदि मुस्लिम बात करें पॉपुलिटी की, कम्युनिटी की, तो वो है इंडोनेशिया में। सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? इंडोनेशिया में। यदि बात करें हम कि पश्चिमी देशों में या यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ हैं, तो वो कहाँ है? फ्रांस में है। तो बेसिकली यहाँ पर एक से ज्यादा संस्कृति पाई जाती है। एक संस्कृति छोटी छोटी होकर बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पर मिल जाती हैं, इसीलिए उप संस्कृति की व्यवस्था स्थापित होती है। एक मूल संस्कृति और उसके साथ अन्य जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी संस्कृति भी इसके साथ ही जुड़ जाती है। यहाँ की राजनीतिक संस्कृति में हिंसा पाई जाती है, चाहे ये हिंसा छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन है जरूर यहाँ पर। तो इसीलिए जो बड़ी बहुसंख्यक संस्कृति है और जो छोटी संस्कृतियां हैं उनके मध्य मतभेद पाए जाते हैं, विवाद पाए जाते हैं, हिंसा पाई जाती है। तीसरा बिंदु है गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, और ये किसमें है? उपनिवेश जहां है वहां है, नवोदित नए उदय जो राष्ट्र हुए हैं वहां पर ये है। जहां पर अपन देखें भारत जैसे उपनिवेश से आजाद हुए थे, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जहां पर अभी संविधान को डेवलप होना है, बहुत अच्छे संस्कृति के हिसाब से एडजस्ट होना है, या यूं कहें कि अभी लोकतंत्र को यौवन प्राप्त होना है। ये लोकतंत्र अभी बालक अवस्था में है, अभी शुरुआत हुई है लोकतंत्र की, बहुत आगे तक जाएगा, डेवलप कंट्रीज ये बनेंगे, तो ये संस्कृति वो है। और लास्ट है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। सर्वाधिकारवादी में है कि बंद समाज का उदाहरण है, बंद समाज का उदाहरण है। बंद समाज किसे कहेंगे? ऐसा समाज जिसमें सारी व्यवस्था प्रशासन के पास हो। उदाहरण चीन, कोरिया, अफ्रीका, पाकिस्तान भी इसी का उदाहरण जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत बार क्या देखने को मिलता है? सैन्य शासन देखने को मिलता है। और जहां तानाशाही अराजकतावादी सैन्य शासन है, बंद समाज का उदाहरण कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था चीन में मोस्टली है। चीन में साम्यवाद की व्यवस्था है, साम्यवाद का प्रशासन है, और साम्यवादी दमनकारी शासन को पसंद करते हैं, हिंसात्मक शासन को, व्यवस्था को
पसंद करते हैं। दमनकारी के साथ साथ वो अराजकता को फैलाते हैं और अपनी विचारधारा थोपते हैं। यहाँ अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं होती, प्रदर्शन की कोई आजादी नहीं हो सकती, जैसा हम हांगकांग में अभी देख रहे हैं, जैसा हम मंगोलिया में बहुत पहले देख चुके हैं, तिब्बत में भी 59 के बाद हम लगातार देख रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ रही हैं। बंद समाज का उदाहरण हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान वाले भाग पीओके में देखने को मिलता है। यहाँ पर सैनिकों के द्वारा दमनकारी नीतियों का चलन किया जाता है, इससे हमारा समाज पूरी तरीके से प्रभावित हो, जिससे वहां का समाज पूरी तरीके से प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधा सवाल यहाँ से दो बनते हैं, दोनों ही सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। पहला है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कितने हैं, तो कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला सा क्या है? अभिजन संस्कृति, और दूसरा क्या है? जनसाधारण की संस्कृति। अगला सवाल क्या बनता है? आमड़ ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए, तो कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए, इसकी व्याख्या करनी है। पहला प्रकार है ब्रिटेन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था, आंग्ल अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था। इस व्यवस्था की विशेषता क्या है? सामंजस्यकारी है, ये एडजस्ट करती है अपने नियम कानूनों को, सरकार की व्यवस्थाओं को और समाज को, तीनों को साथ लेकर चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो यहाँ का समाज परिवर्तनकारी है, जैसी व्यवस्थाएं होती है समाज होता है, जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसके साथ अपने आप बदलता है। तो यहाँ की नियमावली और सरकार, प्रशासन, राजनीति भी अपने आप ही बदल जाती है। तो ये एडजस्ट करने में बड़ा विश्वास रखते हैं, बहुत आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकल कर और आई है, वो क्या है कि यहाँ पर संसद जब बनी तब से लेकर आज तक हिंसात्मक परिवर्तन नहीं हुए। ये समय के साथ साथ जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे स्वतः ही परिवर्तन होते हुए चले गए। परिवर्तन भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन क्रांति के माध्यम से लाया जा सकता है। क्रांति भी बहुत सारे प्रकार की हैं। प्रतीकात्मक क्रांति हो सकती है, शांतिप्रिय क्रांति हो सकती है, हिंसात्मक क्रांति हो सकती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता हुई, डेवलप कंट्री के तरह यहाँ पर अपने आप स्वतः ही परिवर्तन आसानी से हो जाता है। इसीलिए ये सामंजस्यकारी व्यवस्थाएं हैं। उदारवादी की बात करें तो अमेरिका को उन्मुक्त समाज भी कहा जाता है। उन्मुक्त समाज, उन्मुक्त समाज क्या है? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें अधिकारों को ज्यादा ध्यान में रखा जाए, समाज पर ज्यादा फोकस किया जाए और समाज पर पूरा ध्यान दिया जाए, या यूं कहें कि राजनीतिक या प्रशासन व्यवस्था केवल और केवल किस पर ध्यान दे? समाज के ज्यादा अधिकारों पर ध्यान दे, ज्यादा स्वतंत्रता समानता की बात करें तो वो समाज कौन सा कहलाएगा? उन्मुक्त समाज कहलाएगा। इसका एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है, जब इराक और अमेरिका युद्ध लड़ा गया तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और ऐसे में भी अमेरिका के समाज ने कहा कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती सरकार, क्यों? हमने टैक्स पे किया है। तो ये किसका उदाहरण है? उदारवादी लोकतंत्र का उदाहरण है, उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था का उदाहरण है। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या क्या पाया जाता है? जर्मनी, फ्रांस इसके मोस्टली उदाहरण हैं। इसमें उप संस्कृतियां, छोटी छोटी संस्कृति पाई जाती है। जैसे मैंने फ्रांस में मुसलमानों का उदाहरण दिया, यहाँ पर हिंसात्मक घटना भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि उप संस्कृतियां और मुख्य संस्कृति में विवाद होना लाजमी है, और उनमें एक कॉमन विचारधारा बनाना ये बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। गैर पश्चिमी और पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें उपनिवेश से आजाद होने वाले देश हैं, नए उदय राष्ट्र हैं जिनमें अभी लोकतंत्र आना बाकी है, शांति, अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार, जन कल्याण, उन्मुक्त समाज जैसी व्यवस्थाएं अभी यहाँ पर बाकी हैं। अभी इनका बचपन चल रहा है, अभी यौवन अवस्था आएगी और बुढ़ापा तो बहुत दूर इसका है। और लास्ट में है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। जैसा नाम से ही चल रहा है, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था में चीन, कोरिया, अफ्रीका के देश आते हैं, जहां पर दमनकारी शासन चलाया जाता है
तानाशाही शासन चलाया जाता है, सैन्य शासन चलाया जाता है, बंद समाज है, यहाँ पर जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है, और प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए दमनकारी शासन का इस्तेमाल करता है। जैसे पाकिस्तान में कोरोना की व्यवस्था को देखें तो वहां पर अभी फोर्सेबल चेंजेस लाए जा रहे हैं। चाइना को देखें, अभी उनके सैनिक मरे हैं, उसके बावजूद भी आम जनता को उससे अवगत नहीं करवाया गया, बंद समाज का उदाहरण है। कोरिया की बात करें तो वहां पर किम जोंग है जो संघ की तानाशाह के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे और उदाहरण अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार होते हैं समाप्त। राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के बाद कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। राजनीतिक संस्कृति के बारे में फाइनर महोदय कहते हैं कि सत्ता में सैन्य की भूमिका के आधार पर निम्न वर्गों में राजनीतिक संस्कृति को बांटा जा सकता है। इसमें विकसित बताया जा सकता है, निम्न और परिपक्व, ये तीन कैटेगराइज किया जा सकता है। ये तीनों किसने कही है? फाइनर ने कहा है। सवाल आता है फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति का आधार क्या माना है? तो सैन्य भूमिका मानी है। किसमें? सत्ता में। कि सत्ता में सेना की भूमिका के आधार पर तीन भागों में से बांटा जा सकता है। तो वो कौन से हैं? विकसित, निम्न और परिपक्व। आधार क्या माना? सेना की भूमिका। किसमें? सत्ता में। किसने माना? फाइनर ने माना है। फिर है वाइसमैन। वाइसमैन महोदय कहते हैं कि विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति दो भागों में अगर इसे बांटा जाए तो इसमें तीन तीन वर्गीकरण हो सकते हैं। तीन वर्गीकरण विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के और तीन वर्गीकरण मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के हो सकते हैं। किसने कहा है? वाइसमैन ने। तो विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के तीन वर्गीकरण कौन कौन से हो गए? संकुचित हो गए, पराधीन राजनीतिक संस्कृति हो गई और सहभागी राजनीतिक संस्कृति हो गई। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के अगर वर्गीकरण में देखें तो संकुचित, पराधीन, सहयोगी और संकुचित, पराधीन, सहभागी और संकुचित सहभागी वर्गीकरण हो गया। हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि फाइनर महोदय ने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो सत्ता में सेना की भूमिका के आधार पर किया है। और कौन कौन सा किया है? विकसित, निम्न और परिपक्व। वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के आधार पर और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति के आधार पर। इसमें तीन तीन भाग इन्होंने बांटे हैं, संकुचित, पराधीन और सहभागी। संकुचित, पराधीन, सहभागी और संकुचित सहभागी। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति के महत्व को अगर देखें तो महत्व में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना राजनीति को समझना बहुत मुश्किल है, समाज को समझना बहुत मुश्किल है। और राजनीति संस्कृति समाज के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तव में यदि देखा जाए तो राजनीति संस्कृति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया। शुरुआत में यदि देखा जाए तो हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक व्यवस्था, सरकार की संस्थाएं, उनका अध्ययन पर जोर देते थे। धीरे धीरे राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन हुआ और हमारा ध्यान संस्थाओं से हटकर किस ओर आ गया है? राजनीतिक समाज की ओर आ गया है। अब हम जब भी राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान किस ओर जाता है? हमारे राजनीतिक समाज की ओर जाता है, जिसमें हमें परिवर्तन लाना है। समाज के वर्तमान परिदृश्य में इसमें बड़ा बढ़ोतरी करनी है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को भी जोड़ा गया है। पहले हम लोग परंपरावाद पर जोर देते थे। पहले हमारा फोकस केवल और केवल रीति रिवाज और जो तथ्य आधारित समाज नहीं था उस पर ज्यादा जोर था, लेकिन अभी हमारा जोर सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों पर दे रहा है। सांस्कृतिक को जोड़ा गया है, समाज की व्यवस्थाओं को जोड़ा गया है, तथ्य आधारित बात की जा रही है और एक सारपूर्ण रिसर्च की बात हम लोग कर रहे हैं। विवेकपूर्ण अध्ययन पर जोर दिया जाएगा। पहले हम लोग बिना तर्क वितर्क के ही राजनीति में अध्ययन करते थे, वो एक सारपूर्ण अध्ययन ना होकर एक केवल अध्ययन मात्र था। यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो इसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद जैसी अवधारणाएं निकल कर आई।
विवेकपूर्ण अध्ययन पर जोर दिया गया और तथ्य आधारित सारपूर्ण सारांश जिसके अर्थ निकलते हों, समाज में डेवलपमेंट जिससे आ सके और समाज बहुत संपन्न बन सके, राजनीति का फायदा या यूं कहें समाज को उसका लाभ मिल सके, ये सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन से लाई जा सकती हैं। विभिन्न दिशा समाज राजनीति शास्त्र क्यों ग्रहण करता है, इस पर भी जोर दिया गया है। अब यहाँ पर पहले सिर्फ ये था कि हम लोग एक अवधारणा देकर छोड़ देते थे, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे इस पर जोर नहीं दिया जाता था। आज हम भविष्य की कल्पना की बात भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसका आगे जाकर रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, इस बात पर भी हमारा फोकस होता है। राजनीति शास्त्र में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, समाज में ये विचार क्यों आया, इसके क्या बैकग्राउंड्स में कारण रहे और भविष्य में इसके क्या फायदे होंगे या नुकसान होंगे। यदि कोई घटना घटने वाली है तो उसे हम बदल भी सकते हैं पूर्व के अनुभव से और वर्तमान समय में किए गए कार्यों से। तो राजनीति शास्त्र के महत्व को भी समझना चाहिए। 4 बिंदुओं में हमें इसे कैटेगराइज किया है। पहला, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन पहले हम लोग केंद्र बिंदु में किसे रखते थे, संस्थाओं को रखते थे। विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है, न्यायपालिकाएं हैं। वर्तमान में किसे रखा है, राजनीतिक समाज को रखा है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को जोड़ा गया है। अब हमारा फोकस किस पर हो गया है, समाज की गतिविधियों पर हो गया है, सांस्कृतिक तत्वों पर हो गया है, जो पहले किस पर था, केवल रटी रटाई बातों पर और परंपराओं पर था। विवेकपूर्ण अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है, सारपूर्ण तथ्य आधारित अध्ययन की बात की जा सकती है जिससे रिजल्ट्स आए और हमारे समाज को उससे फायदा हो। विभिन्न दिशा समाज राजनीतिक शास्त्र में क्यों ग्रहण करता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो आइडियाज हैं, अलग अलग प्रकार की जो कोऑर्डिनेशन हो रही है वो क्यों हो रही है, राजनीतिक शास्त्र में ऐसा क्यों हुआ, इस पर जोर दिया जा रहा है जिससे सारपूर्ण रिजल्ट्स हम लोग निकाल सकें। बस यहाँ पर एक चीज और बची है, वो है राजनीतिक सामाजिकरण और संस्कृतिकरण में संबंध। राजनीतिक सांस्कृतिकरण और सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक संस्कृति और सामाजिकरण व संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें आमर्ड ने कहा है कि व्यक्ति जो अपने व्यवहार में बदलाव लाता है, समाज से जो सीखता है, सामाजिकरण करता है, उसे संस्कृति के माध्यम से पूरा कर लेता है, जीवन में अपना लेता है। तो वास्तव में सामाजिकरण प्रथम नींव है। बोलना, चालना, बैठना, पहनना, व्यवस्थाओं को समझना, समाज के नियम कानूनों को जानना, ये सामाजिकरण के माध्यम से होता है। और उसे स्थायी अगर मिलता है तो किस में मिलता है, संस्कृति से मिलता है। संस्कृति को यदि अप्लाई करना है तो कहाँ आएगा, समाज में आकर ही होने वाली है। किसी भी देश की संस्कृति किस प्रकार से होगी या किस प्रकार की संस्कृति आगे जाकर बनने वाली है, ये वहां के समाज पर डिपेंड करता है। तो समाज कैसा होगा उसी प्रकार की वहां की क्या होगी, संस्कृति। और किसी देश की संस्कृति कैसी होने वाली है, ये उस देश के समाज की बात पर आधारित होगा। उदाहरण हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ अराजकतावादी है, अराजकतावादी। चीन की बात करें तो साम्यवादी है, क्योंकि वहां का समाज ऐसा है, इसीलिए वहां की संस्कृति भी ऐसी ही होगी। और संस्कृति कैसी बनने वाली है, डिपेंड किस पे करने वाला है, समाज पर करने वाला है। इसीलिए जो ज्ञान हम समाज से लेते हैं, सामाजिकरण के माध्यम से लेते हैं, उसे स्थायी किसके आधार पर बना लेंगे, संस्कृति के आधार पर जीवन में डाल लेंगे। और संस्कृति कैसी आने वाली है, कैसी संस्कृति होगी किसी देश की, या भविष्य में वो कैसी बनने वाली है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां का समाज किस प्रकार का होने वाला है या किस प्रकार का रहा है। यहाँ पर हमारा राजनीतिक संस्कृति चैप्टर खत्म।